हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा ये साइंस 9th क्लास का, और नाम है हमारे आसपास के पदार्थ और मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स बोलते हैं इंग्लिश में। और आज हम करेंगे जो भौतिक स्वरूप है पदार्थ का वो कैसा है और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए लेसन का यदि आप नाम देखें तो बिल्कुल आसान है। हमारे जो चारों ओर पदार्थ होते हैं उनको हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, किस तरह से उसको नाम देंगे, अलग अलग कैटेगरी में किस प्रकार रखते हैं, पदार्थ किस से बना हुआ है और किस तरह से हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और वैसे भी हमें पता होना चाहिए हमारे जो आसपास के पदार्थ हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, किस वर्ग में आते हैं, उसके बारे में इस लेसन में पूरी जानकारी हमारे पास रहेगी। पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे और पदार्थ का स्वरूप जानेंगे। स्वरूप का मतलब इसमें लेकर चलेंगे भी पदार्थ जो होता है वो किससे बना हुआ है और वो कितने प्रकार का है और उसमें किस तरह के पार्टिकल मौजूद होते हैं, और पार्टिकल यानी कि जो कण है उसमें किस तरह से बंधे हुए हैं और ऐसा कौन सा बल है, कौन सा फोर्स है जो उनको आपस में बांधे रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है पदार्थ का भौतिक स्वरूप और पदार्थ की अवस्थाएँ कितनी होती हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। पदार्थ का भौतिक स्वरूप हम पहले करेंगे, उसके बाद करेंगे हम दूसरा टॉपिक हमारा जो होगा। देखिए पदार्थ के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा अलग पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए पहले तो हम बात करेंगे द्रव्य। द्रव्य के बारे में ये होता क्या है, क्योंकि देखिए जो द्रव्य वर्ड है आपके पास बार बार आएगा। हम लिखते हैं इसको ऐसे हैं द्रव्य, आपने देखा होगा ये द्रव्य हम लिखते हैं इसको ऐसे हैं। तो द्रव्य क्या होता है, और इंग्लिश में इसको मैटर भी बोलते हैं कई बार। क्या बोलते हैं? मैटर, MEATTER, ये वर्ड हम यूज करते हैं कई बार इंग्लिश में। मैटर क्या होता है या द्रव्य क्या होता है? देखिए द्रव्य एक ऐसी सामग्री है, या सामग्री बोलते हैं जिसको, कोई भी कण लगा लो किसी तरह के जिसमें भार हो और जो स्थान को ग्रहण करे। देखिए नोट कर लीजिए द्रव्य क्या होता है। एक तो उसके अंदर भार होगा, चाहे वो नेग्लिजिबल भी हो, मतलब हमें न के बराबर हो लेकिन भार होता है, जो स्थान ग्रहण करता है और जो दबाव डाल सके और अवरोध उत्पन्न कर सकता है, जिसमें जड़ता का गुण है और जिसकी अवस्था में ऊर्जा परिवर्तन लाया जा सके और जिसको तोड़ा जा सके, विभाजित किया जा सके, जिसके अस्तित्व का हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को दोबारा भी अनुभव कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं द्रव्य। ठीक है। तो मैटर्स यानी कि इसका मतलब इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में यदि हम देखते हैं तो लगभग सभी द्रव्य की कैटेगरी में आते हैं। तो द्रव्य का हमें मोटी सी भाषा में जो जानकारी है, द्रव्य हम किसको, जिसका अस्तित्व हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वो मैटर्स हैं, वो द्रव्य है। ठीक है। और दूसरा देखिए पदार्थ क्या होता है। द्रव्य और पदार्थ में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। देखिए पदार्थ क्या है, पदार्थ एक द्रव्य का ही रूप है। पदार्थ जो है, जो ये एक द्रव्य का ही रूप है, यानी कि द्रव्य के विभिन्न प्रकार को पदार्थ कहेंगे। द्रव्य के विभिन्न अलग अलग प्रकार लेकर चलते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, पदार्थ एक विशेष प्रकार का द्रव्य है। पदार्थ जो है एक विशेष प्रकार का द्रव्य है जो निश्चित गुण और संगठन वाला होता है। इसमें कोई खास गुण होते हैं, खास संगठन होते हैं। जैसे कागज है हमारे पास, लकड़ी है, मिट्टी है, लोहा है, मोम है, जल है, दूध है, वायु है, ऑक्सीजन है, ये सारे के सारे क्या हैं? पदार्थ होते हैं। इसका मतलब देखिए पदार्थ जो है किससे मिलकर बना हुआ है? सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, बिल्कुल छोटे छोटे। एक देखिए दूसरा पदार्थ के बाद हम वस्तु भी लेते हैं। देखिए वस्तु क्या होती है? वस्तु के बारे में भी हम थोड़ा सा बताते हैं। पदार्थ, द्रव्य और वस्तु, 3 पॉइंट अलग अलग है हमारे। एक पदार्थ या अनेक पदार्थों का मिश्रण बनने वाली विशेष गुण वाली सामग्री को वस्तु कहते हैं। एक पदार्थ या अनेक पदार्थों के मिश्रण से, देखिए यानी कि पदार्थ से वस्तु बनती है। पदार्थ से क्या बनती है? वस्तु बनती है। यानी कि जब उसमें एक पदार्थ या अनेक पदार्थों का मिश्रण हो जाता है तो उसमें विशेष गुण आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं वस्तु बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट।
जैसे पुस्तक, पेंसिल, नाव, वायुयान, चाकू, ब्लेड, थाली, गिलास, पेंट, कमीज, अंगूठी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, संसार की सभी वस्तुएं द्रव्य अर्थात पदार्थों से बनी हुई हैं। ठीक है ना। यदि हम आधुनिक विज्ञान की बात करें तो हम इसको कई तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा जो इस टॉपिक का मेन पॉइंट है पदार्थ क्या होता है, क्योंकि पदार्थ देखिए जनरल टॉपिक का एक बेसिक पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए पदार्थ क्या होता है। जब किसी वस्तु में कुछ द्रव्यमान होता है और उसका कुछ आयतन होता है, उसको हम बोलते हैं पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है। देखिए, पदार्थ जो है, सबसे पहला जो भौतिक स्वरूप है हमारे पास, ये सबसे मेन पॉइंट है। पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। अति सूक्ष्म का मतलब जिसको हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, उसको अति सूक्ष्म मानेंगे। जैसे हमारे पास मान लो कोई भी है, हम कोई ईंट ले लेते हैं, तो वो इतने छोटे पदार्थों से, बिल्कुल छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना है। जैसे हम कोशिका की बात कर रहे थे ना, जैसे हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो इसी प्रकार हम बोलते हैं जो पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जैसे हमारा मकान है, वो छोटी छोटी ईंटों से बल्कि बड़ा मकान बन जाता है। और ईंट में क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं, और कणों में फिर और छोटे छोटे कण होते हैं, और इसको हम छोटा करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात आ जाती है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। छोटे छोटे कण यदि हम लागें तो पदार्थ में छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं, जिस तरह से हम इस तरह से दिखा रहे हैं। पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है, याद रखिए, हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, खाली स्थान होगा, यदि आपने कहीं नोट किया हो। तो हर पदार्थ, इसका हम जो है इसका वो भी करेंगे बाद में, जो एक्टिविटी बेस्ड भी करेंगे, किस तरह से हम पता चलता है कि पदार्थों के बीच में सूक्ष्म कण यानी कि रिक्त स्थान होता है। इन्हीं रिक्त स्थानों के कारण एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिल जाता है। देखिए, जैसे हम मान लो पानी है, पानी में नींबू मिलाएंगे तो पानी में नींबू मिल गया, नमक मिलाते हैं नमक मिल गया, चीनी मिलाते हैं चीनी मिल गई। अब जब उसके अंदर खाली जगह है तभी जाएगी ना। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, मान लो आप बस हैं, बस में जब खाली जगह होगी तभी आप उसके अंदर जा सकते हैं, नहीं तो जाएंगे नहीं। मोटी सी बात है ना। तो यानी कि आप किसी के अंदर कब समाओगे, जब उसके अंदर जगह होगी। अगर मान लो गाड़ी जो है खचाखच भरी हुई है, मान लो एक ट्रक है रेत का भरा हुआ है, और उसमें आप घुसना चाहेंगे तो आपके लिए स्थान नहीं है, लेकिन उसके बीच में होता है, सूक्ष्म स्थान होता है। लेकिन यदि मान लो उसके अंदर पानी डालना चाहें तो पानी उसके अंदर आसानी से जाएगा। इसका मतलब उसके अंदर रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान होता है, चाहे वो थोड़ा भी हो, इसलिए वो दोनों पदार्थ जो है मिल जाते हैं। उसी को बोलते हैं स्वतः मिलना, विसरण कहलाता है। यानी कि दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। अभी पदार्थों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है, ये आपने नोट कर दिया होगा। ठीक है ना। दूसरा देखिए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसका मतलब यह है कि पदार्थ के कणों के बीच में गतिज ऊर्जा होती है। देखिए, कोई भी पदार्थ होगा वो अंदर इंटरनली जो है उसके कण जो है गतिशील होते हैं, हालांकि हम उसको नहीं देख सकते, अनुभव कर सकते हैं, और साइंटिफिकली जो ये प्रूव है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये देखिए हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आपने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा है हमने। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम भी क्या कहता है, विश्व ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो इसका मतलब, तो पदार्थ भी जो है एक वस्तु है, यानी कि एक कण है, जो कण भी क्या है, एक वस्तु है। तो एक वस्तु दूसरी वस्तु को खींचती है, ये वहीं से हमारा रूल बनता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को खींचते हैं। और वो बल कौन सा होता है हमारे पास, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जिसकी देखिए, पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल होता है, जिसके कारण कण एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसी आकर्षण बल की मात्रा अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होती है। अब देखिए, ये भी कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को खींचते हैं, अब तभी वो बंधे हुए हैं। अगर वो एक दूसरे को खींचेंगे नहीं तो पदार्थ नहीं बनेगा। मान लो पानी है, देखो पानी भी जो है एक दूसरे के कण जो मिले हुए हैं। अब पानी को आप तोड़ना चाहो तो नहीं टूटेगा, चाकू से काटना चाहो नहीं कटेगा, लेकिन क्योंकि उसमें इंटरेक्शन है, वो जुड़ा हुआ है, तो उसको हम वैसे अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इसका मतलब यह है कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है।
तो ये नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है जिसके कारण कण एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसी आकर्षण बल की अलग अलग पदार्थों में अलग अलग, ये पॉइंट हमारा रिवाइज किया हमने ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अब करेंगे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। मतलब देखिए बात वही है जो अभी हमने पॉइंट पढ़े थे, पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है, वो हमने पढ़ा, और एक ये आ गया हमारे पदार्थ कणों से मिलकर बना है। तो देखिए किस तरह से हम इसके क्वालिफाई करेंगे, इसको किस तरह से देखेंगे। अब पहले हम देखिए एक क्रियाकलाप ले लेते हैं जिससे हम ये प्रूव कर सकें कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। देखिए नंबर 1 क्या है, आप घर पर भी इसको करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी आप एक गिलास ले लीजिए, कांच का गिलास ले लीजिए या एक बीकर ले लीजिए, 100 ml का है। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगाइए, जैसे ये दिखाया गया। तो इसको आधा भर लिया और यहाँ तक हमने निशान लगा लिया इसमें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या करना है, ये इसमें दिखाया गया, जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, यानी कि समा जाते हैं, हमने देखा ना। तो इसके अंदर नमक मिलाया गया, तो जैसे ये निशान था इसमें, ठीक है ना। तो निशान लगाने के बाद नमक को मिलाया गया इसके अंदर, देखिए नमक मिलाएं, लाख गुना आवर्धित किए गए जल के कण, ठीक है ना। तो जल यदि आप देखेंगे उसके बाद नमक को हिला दो, देखिए नमक दिखाया गया, तो इसको आप हिलाओगे तो जल और नमक जो है दूसरे से मिल जाते हैं। तो इसमें जो हमारे सामने पॉइंट क्या आता है, देखिए दिए गए नमक या शक्कर या चीनी जो भी आपके पास है उसको घोल दो, पानी में घोलो, उसको हिला दो अच्छी तरह से, किसी चम्मच के साथ हिला सकते हो या जैसे भी हिलाओ, या आप उसको पलटा मार के भी मतलब घोलना है आपने, सीधी सी बात है। जल के स्तर में आए बदलाव को भी देखें, आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ और वे कहाँ गायब हो गए। देखा होगा आपने, तो पानी में घुल जाते हैं या कोई बदलाव आया, ये भी आपने नोट करना है। दूसरा भी हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोलेंगे, जैसे ये दिखाया गया है। 100 ml पानी लिया गया और उसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को पानी में घोलते हैं, और इस घोल में लगभग 10 ml घोलकर उसमें से 90 ml जो है जल मिला देंगे। फिर इस घोल में से 10 ml पानी निकालकर उसमें भी 90 ml जल मिला देंगे। इस प्रकार घोल को 5 से 8 बार तक हमने तनुकृत करना है। तनुकृत का मतलब पतला करना है जितना हो सके, ठीक है ना। क्या जल अब भी रंगीन है, तो आप नोट करेंगे भी क्या उसमें जल रंगीन है। तो देखिए जो हमारा एक्टिविटी की उसमें क्या सामने आता है, जो नमक है, शर्करा है, चीनी है, डेटोल है, जो भी आप उसके अंदर मिलाते हैं के कण समान रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं सारे पानी में, वो फैल जाते हैं, समान रूप से फैलेंगे। ये नहीं भी कि मान लो पानी नीचे है, यदि आपने उसको अच्छी तरह से मिलाया तो ऊपर भी पानी में उतने ही कण विकसित होंगे और नीचे भी, यानी कि समान मात्रा में। यानी कहने का मतलब है, यदि मान लो आप मीठा पानी बनाते हैं तो मीठा पानी हिला के बनाते हैं, ये नहीं होगा भी आपने ऊपर से पिया है तो वो मीठा निकलेगा, नीचे से पिए हुए तो वो फीका निकलेगा, या नीचे से मीठा हो जाएगा ऊपर से फीका हो जाएगा। मतलब जो पदार्थ के कण हैं समान रूप से पूरे के पूरे पानी में वितरित हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। ये था हमारा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा क्या है, पदार्थ के बारे में, तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। देखिए जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ऊष्मा देते हैं, तो उसके कणों के बीच की गति बढ़ जाती है। जैसे मान लो एक पानी का आप सिंपल एग्जांपल लोगे ना, तो पानी को जब हम गर्म करते हैं तो उसके कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। हम देखते भी हैं पानी के बुलबुले फटाफट ऊपर से नीचे आते हैं, तो यानी कि उसकी ऊर्जा बढ़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या आकर्षण बल अलग अलग, वही पॉइंट हो जाएगा हमारे पास। पदार्थ के कण स्वयं ही अंतः मिश्रित हो जाते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। पदार्थ के कण स्वयं अंतः मिश्रित हो जाते हैं, यानी कि अंदर ही मिल जाते हैं खुद, तो इस प्रोसेस को हम विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा होती है, यदि आपने नोट किया हो। पदार्थ के कण क्या होते हैं, हमेशा गतिशील होते हैं और उनमें हमेशा ऊर्जा बनी रहती। देखिए अब हम बात करेंगे पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस, या जो मैटर है हमारे पास, किस तरह से हम उसको डिवाइड करते हैं। देखिए आज की जो साइंस है हमारे, जो मोस्टली हम पदार्थ को 2 तरह से डिवाइड करते हैं। एक तो करते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर, एक तो करते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। 3 पॉइंट में बांटा गया है।
ये 3 वर्ग हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, दूसरे शब्दों में इन्हीं 3 अवस्थाओं में बने रहते हैं, यानी कि सभी पदार्थ, यदि आप किसी पदार्थ को देखोगे या तो वो ठोस होगा या द्रव होगा या गैस, यानी कि 3 तरह की कैटेगरी होगी। हमारे पूरे यूनिवर्स को 3 तरह से हमने डिवाइड कर दिया भी, या तो वो ठोस होगा या द्रव होगा या गैस होगा। और दूसरा जो हमारे पास रूल है, रासायनिक संगठन के आधार पर भी हम बांटते हैं। तो रासायनिक संगठन में हम तत्व, यौगिक और मिश्रण की बात करते हैं, तत्व और यौगिक मिश्रण की बात करते हैं। लेकिन हम बात करेंगे पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में, फिजिकल स्टेट ऑफ जो हमारे पास होती हैं। यानी कि जो सभी पदार्थ हैं हमारे 3 तरह की कैटेगरी में आते हैं, या तो वो ठोस होगा यानी कि सॉलिड होगा, या वो लिक्विड होगा यानी कि द्रव होगा, या वो गैस होगी। ये 3 ही पॉइंट लेकर चले। हालांकि साइंस ने जो तरक्की की है उसने 2 पदार्थ और बनाए हैं, इनकी वो 5 तरह की बोलती हैं भौतिक अवस्थाएं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ठोस द्रव के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जितने भी पदार्थ होते हैं हमारी पदार्थ की अवस्था, चाहे वो ठोस हो, चाहे गैस हो, चाहे द्रव हो, उनमें जो है आणविक बल होता है, या हम कैसे अंतर आणविक बल भी बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्स पर निर्भर करती हैं, जो जिस तरह से हम इसके अंदर देखेंगे। देखिए, जो अभी हमने पढ़ा है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसको हम पदार्थ बोलते हैं। और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होंगी हमारे पास? ठोस, द्रव और गैस। इंग्लिश में सॉलिड, लिक्विड और गैस। और एस से रिप्रेजेंट करते हैं हम ठोस को, यानी कि सॉलिड, और इसको हम लेते हैं लिक्विड से, एल से, और इसको लेते हैं जी से, आप साइंस में यदि देखोगे। यानी कि हमारे पास पदार्थ की 3 अवस्थाएं होगी, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा हमारे पास 2 अवस्थाएं और हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो प्लाज्मा बोलते हैं और एक बोलते हैं बोश अवस्था, यानी कि BEC बोलते हैं शॉर्टकट में। देखिए, ताप और दाब के अलग अलग मान पर पदार्थ अलग अलग अवस्था में रह सकता है। पदार्थ, देखिए, जब हम ताप की बात करते हैं, ताप और दाब, ये क्या है? ताप है हमारे पास, ताप और दाब है। ताप और दाब, इसको हम ताप पढ़ेंगे, दाब नहीं, ताप नहीं है, ये क्या है? ये ताप। ठीक है, ताप और दाब के अलग अलग मान पर पदार्थ अलग अलग अवस्था में रह सकते हैं। जैसे सामान्य ताप पर जल द्रव अवस्था में है। यदि आप सिंपली देखें तो पानी द्रव अवस्था में होता है, लेकिन यदि हम मान लो उस पर टेम्परेचर कम कर दें, फ्रीज कर दें उसको, तो वो क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। और टेम्परेचर यदि हम बढ़ा दें तो वो गैस बन जाएगा। यानी कि डिपेंड किस पे करता है? तापमान पे करता है मोस्टली, और प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। ये किस पर डिपेंड करता है? प्रेशर, यानी कि जिसको हम दाब बोलते हैं। देखिए, जो हमारी LPG गैस है सिलेंडर में भरी होती है, वैसे वो क्या होती है? गैस होती है। यदि मान लो उसके अंदर प्रेशर ना हो ना तो वो गैस हो जाएगी, और यदि प्रेशर डालेंगे तो वो लिक्विड हो जाती है। ठीक है ना। लेकिन जब आप ताप को कम किया जाता है तो यह पानी से बर्फ में बदल जाता है, अर्थात द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है। क्लियर है पॉइंट? अब बात करते हैं जो पदार्थ की पहली अवस्था है, ठोस अवस्था क्या होती है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें वह एक निश्चित आकार और आयतन ग्रहण करता है, ऐसी अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे टेबल है, कुर्सी है, मी पेन, मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसका अपना एक निश्चित आकार होता है, आयतन होता है। तो हमारे पास यदि हम एग्जाम्पल में देखें तो सॉलिड चीज़ जिनका आकार भी है और निश्चित आयतन भी है, जैसे कुर्सी है, मेज है, ईंट है, पत्थर की मूर्ति है, दवात है, कलम है, और तांबा है, चांदी है। पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल पृथ्वीकारी बल से सबल होता है। ठीक है ना। यानी कि जो पदार्थ ठोस अवस्था में रहता है, इस प्रकार ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच में परस्पर आकर्षण बल, सबल का मतलब बहुत सख्त होता है, इसलिए वो बंधे रहते हैं। सबल आकर्षण बल के कारण ठोस पदार्थों के अणु घने रूप में संकुलित होते हैं। संकुलित का मतलब एक दूसरे के समीप होते हैं। संकुलित का मतलब एक दूसरे के समीप होते हैं, तथा उनकी स्थितियाँ जो निश्चित होती हैं, अभी किसको कहाँ रहना है। और इन्हीं स्थितियों के इर्द गिर्द सिर्फ आणविक बल होता है, जो अभी ने बात की थी, अंतर आणविक बल होता है, उसमें ज़्यादा पाया जाता है जो ठोस होते हैं हमारे पास। ठीक है ना। तो इसके हम गुण देखेंगे, क्या कहते हैं ठोस अवस्था में गुण। पहला गुण क्या है? पदार्थ की ठोस अवस्था में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। हमारे चारों ओर हम दैनिक जीवन में हजारों ठोस पदार्थों को देखते हैं। देखिए, ये ठोस पदार्थों का बीच में जो कणों की जगह होती है वो दिखाया गया, यानी कि वो पास पास हैं बिल्कुल। देखिए, ये इसके पास होगा, ये इसके पास है, ये भी इसके पास है, ये बीच में खालिस्तान दिखाया गया। देखिए, इस तरह से खालिस्तान भी होता है उनके बीच में। तो यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उसके कण जो हैं
बिल्कुल पास पास सटीक होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं। अब पढ़ेंगे इसके गुणों के बारे में। ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है। जैसे ठोस होगा ना कोई, उसका आकार निश्चित होगा। जैसे मान लो ईंट है, ईंट का आकार आपको पता है किस तरह का होता है, कुर्सी का आकार आपको पता है, मेज का आकार आपको पता है, कमरे का आकार पता है। मतलब जिसका आकार फिक्स है नॉर्मली, तो वो ठोस पदार्थ होते हैं जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते, ठीक है ना। और उसका आयतन भी निश्चित होता है। पदार्थ की ठोस अवस्था में अन्य अवस्थाओं की तुलना में घनत्व अधिक होता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ठोस पदार्थों का घनत्व क्या होता है? घनत्व का मतलब पास पास बिल्कुल क्लोज होते हैं, एक दूसरे से मिले होते हैं। तो जैसे आपने ईंट देखा होगा, उसके पदार्थ बिल्कुल मिले होते हैं, उनको तोड़ना भी इतना आसान नहीं होता। ठोस में पाए जाने वाले कणों के मध्य उच्च अंतराणुक आकर्षण बल पाए जाते हैं, जिससे ये कम पास पास उपस्थित रहते हैं। पदार्थ की ठोस अवस्था में कणों में विषण बहुत कम होता है। देखिए इनमें विषण कम होगा, मतलब वो मिलते कम है। जैसे ईंट में ईंट नहीं मिलती, ठीक है ना। अगर वो जल्दी मिल जाएंगे तो वो विषण हो जाएगा। जैसे पानी में नमक मिल जाता है तो वो विषण हो जाता है ना, लेकिन ठोस के बीच में विषण जो है कम होता है, यानी कि कण बहुत पास पास होते हैं इसमें। तो उदाहरण जैसे ट्रक, कंप्यूटर, पत्थर आदि ठोस अवस्था में। अब बात करेंगे द्रव अवस्था की। पदार्थ की व्यवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित है, आयतन तो क्या है? निश्चित है, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं है। अब जैसे मान लो पानी है, पानी का आयतन निश्चित है, क्योंकि आयतन का मतलब कहता है LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, उसको हम क्या बोलते हैं? आयतन। और वो फिक्स रहती है, वो नहीं बदलती। लेकिन पानी का आकार बदल सकता है। जैसे मान लो क्या है, मान लो ये हमारे पास गिलास है, अपनी गिलास में पानी डालिए तो वो किस तरह का होगा? गिलास जैसा हो जाएगा। और मान लो कोई हमारे पास इस तरह की बोतल है कोई, उसमें हम पानी डालेंगे तो वो इस तरह का, यानी कि आकार वो अपना बदल रहा है। जैसा बर्तन होगा वैसा ही वो आकार में आ जाता है, यानी कि जैसा पात्र वैसा ही हमारे पास इसका आकार, इसकी जिस पात्र में डाला जाता है उसी आकार को ग्रहण कर लेता है। उदाहरण जल, अल्कोहल आदि, इनका आयतन तो निश्चित है, लेकिन जिस पात्र में डालेंगे वो उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ये है द्रव अवस्था के कुछ गुण। देखिए आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं। जो देखिए ये ठोस पदार्थ हैं, यानी कि जो ठोस पदार्थों के कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास हैं, दिखाए गए। देखिए ये बिल्कुल पास पास दिखाए गए हैं। और द्रव में देखिए थोड़ा सा ये अलग अलग दिखाए गए हैं, थोड़ा सा, मतलब ठोसों की तुलना में द्रव के जो कण है वो थोड़ा ज़्यादा दूर होते हैं, और गैसों में बहुत दूर दूर होते हैं। किसकी तुलना में? द्रव की तुलना में गैसों में थोड़े दूर दूर होते हैं। तो ये है हमारे पास इनमें डिफ्रेंशिएट करने का फार्मूला। द्रव अवस्था के गुण ठोस गैस अवस्था के गुणों के मध्य में होते हैं। देखिए द्रव के जो गुण होते हैं वो किसके बीच में आते हैं? ठोस और गैस के बीच में रहेंगे। यानी कि ठोस और गैस की जो प्रॉपर्टी हैं, गुण, उनको मिला के द्रव के गुण बनते हैं। और द्रव अवस्था में कुछ गुण निम्न प्रकार के होते हैं। द्रव अवस्था का आकार निश्चित नहीं होता। अभी हमने देखा पानी को जैसे किसी बर्तन में डालेंगे तो उसका आकार चेंज हो जाता है, अर्थात जिस पात्र या बर्तन में डाला जाता है उसी आकार को वो ग्रहण कर लेता है। दूसरा, द्रव का आकार तो हमें पता है निश्चित होता है। द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है, ये नोट कर लीजिए। द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है, लेकिन गैस से अधिक होता है। कहने का मतलब जो ठोस होता है, सॉलिड होता है, उसका घनत्व सबसे ज़्यादा है, द्रव का उससे कम है, और गैस का सबसे कम है। 3 पॉइंट हो गए ना। ठोस, द्रव, गैस में ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा, गैस का घनत्व सबसे कम, और ठोस का इन दोनों के बीच में, मतलब गैस से ज़्यादा ठोस से कम। द्रव के अवयव या कण ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं, लेकिन गैस की तुलना में पास पास होते हैं। जैसे हमने अभी देखा इसमें फिगर, यदि आप देखेंगे तो जो द्रव के गुण होते हैं वो गैस की तुलना में तो पास पास होते हैं, लेकिन ठोस की तुलना में वो दूर दूर होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द्रव में संपीड़ितता बहुत ही कम पाई जाती है। संपीड़ितता का मतलब हम उसको दबा नहीं सकते इतना। एक पानी है, एक गिलास पानी आपने भर लिया, तो एक गिलास का पानी भर लिया तो आप उसमें पानी नहीं दूसरा डाल सकते, उसको हम संपीड़ित नहीं, मतलब दबा नहीं सकते। द्रवों में ये गुण होता है, लेकिन ठोस को हम थोड़ा बहुत दबा सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर पॉइंट। द्रव में अवयव कणों के मध्य आंतराणविक आकर्षण बल कम पाया जाता है, लेकिन यह गैस से ज़्यादा होता है, ठोस से कम होता है। देखिए जैसे हमने घनत्व की बात की थी, घनत्व ठोसों का ज़्यादा होता है तो बल भी उसमें ज़्यादा होगा, गैसों में सबसे कम होगा, और इसी तरह से इस बल की हम बात करेंगे। द्रव के कणों में विषण गैस से कम लेकिन ठोस से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब गैस अवस्था के बारे में बात कर लेते हैं।
गैस अवस्था में न तो आकार निश्चित है और न ही आयतन निश्चित होता है, उनका कोई आकार नहीं है और न ही कोई आयतन होता है निश्चित। हम अपने आसपास जो भी वातावरण में गैस पाते हैं, जैसे कोई भी है हमारे पास, तो इस अवस्था को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे गैस अवस्था के उदाहरण ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, धुआं है, जो भी गैस आप देखते होंगे, तो आकार तो उसका निश्चित है ही नहीं और उसका आयतन भी निश्चित नहीं है, क्योंकि आयतन किस पे डिपेंड करता है? आयतन डिपेंड करता है लंबाई पे, इस पे लंबाई पे, चौड़ाई और ऊंचाई पे। तो गैस को जब हम छोड़ेंगे तो उसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ बढ़ जाता है, यानी कि उसका आयतन भी निश्चित नहीं है। और गैस अवस्था के गुण क्या हैं? देखिए, इसमें गैस अवस्था के जो पार्टिकल हैं दिखाए गए हैं, किस तरह से वातावरण में फैले होते हैं। कोई इधर होता है, कोई इधर होता है। कुछ विशेष गुण होंगे हमारे पास, देखिए क्या होंगे। नंबर 1, गैस का आकार निश्चित नहीं होता, अर्थात गैस जिस पात्र में डाला जाता है उसी के अनुसार, जैसे पानी होता है सेम वही, गैस का आयतन भी निश्चित नहीं होता, जिस पात्र बर्तन में गैस को डाला जाता है उसका आयतन वही बन जाता है। गैस का घनत्व बहुत कम होता है, यानी कि ठोस और द्रव से बहुत कम होता है। गैस का घनत्व ठोस द्रव से बहुत कम होता है। गैस में संपीड्यता बहुत अधिक पाई जाती है, इनको संपीड़ित किया जा सकता है, इसको दबाया जा सकता है प्रेशर से। जब इसको दबाया जाता है तो इसका आकार भी बदल जाता है। जैसे गैस सिलेंडर में गैस भरते हैं ना, तो वो संपीड़ित करके भरी जाती है। गैस के अवयव कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल न के बराबर पाया जाता है। यही कारण है कि गैस के कण जो है काफ़ी दूर दूर फैल जाते हैं पूरे वायुमंडल में, यानी कि गैसों के कणों के मध्य विचरण बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, आपने देखा होगा, मान लो जैसे हम क्या करते हैं कई बार, हवा, जैसे माने हवा में क्या है, अगरबत्ती है मान लो आपके पास कोई भी, आप अगरबत्ती को एक कॉर्नर में लगाते हो तो उसकी जो गंध है, सुगंध है, वो पूरे के पूरे वायुमंडल में, पूरे के पूरे कमरे में फैल जाती है। कारण क्या है? क्योंकि उसके जो आणविक बल उनमें कम होता है और वो पूरे के पूरे कमरे में फैल जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ना तो उसका आयतन निश्चित है और ना ही उसका आकार निश्चित है, वो तो पूरे के पूरे वायुमंडल में फैल जाते हैं। गैसीय पदार्थ को जिस बर्तन में रखेंगे उसी आकार का वो हो जाता है। मतलब गैस का कोई पृष्ठ तल नहीं होता। गैस भी द्रव की भांति एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल सकते हैं हम। इसी कारण गैस को भी द्रव जैसा बहने वाला पदार्थ कहते हैं, फ्लूइड, बहने वाला द्रव, फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड का इंग्लिश का वर्ड है फ्लूइड, FLUID। फ्लूइड का मतलब बहने वाला, फ्लूइड का मतलब बहने वाला, इसलिए फ्लूइड, गैस जो है फ्लूइड में भी आती है, द्रव बोलते हैं उसको। जब पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल पृथ्वीकारी बल की अपेक्षा कमजोर होता है तो पदार्थ गैस अवस्था में आ जाता है। यानी कि इस तरह गैस, यानी कि ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षाकृत ये कमजोर होती है हमारे पास। ठीक है ना। पदार्थ की जो भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन आते हैं उसके आधार पर हम ये गुणों को कर रहे हैं। देखिए, अब बात करते हैं जो चौथी स्टेट है हमारे पदार्थ की, प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा पदार्थ की गैसीय अवस्था होती है, परंतु यह आयनित होती है। क्या ये गैसीय अवस्था है? ब्रह्मांड का लगभग 96% हिस्सा प्लाज्मा से ही बना हुआ है। नोट कर लीजिए पॉइंट, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया ये। और प्लाज्मा की जब हम बात करें, देखिए तारों का अधिकांश हिस्सा प्लाज्मा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? प्लाज्मा, यानी कि हम बोल सकते हैं प्लाज्मा। ठीक है ना। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स का निर्माण तब होता है जब किसी तत्व के परमाणु को परम शून्य, इनके 0 डिग्री केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। तो हमारे पास कौन सी कंडीशन आ जाएगी? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन आ जाता है। इस बिंदु पर तत्व के सारे परमाणु मिलकर एक हो जाते हैं, अर्थात एक सुपर एटम का निर्माण होता है, और इसी अवस्था को हम बोलते हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था। इसका मतलब हमारे पास पदार्थ की 5 अवस्थाएं होगी: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन, BEC हम जिसको बोलते हैं। अब देखिए, पूरे के पूरे लेसन का हम एक निचोड़ दे देते हैं हम। ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ये लिख लीजिए कॉपी में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ जाता है, 3 में भी और 4 में भी। तो गुणों की तुलना करेंगे ठोस आकार के हिसाब से यदि हम देखें तो देखिए, ठोसों का आकार निश्चित होता है, मतलब आकार नहीं बदलता। द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता है, यानी कि वो अपना आकार बदल लेते हैं, जैसा पात्र होगा वैसा ही उसका आकार हो जाता है। इसी प्रकार गैस का भी आकार निश्चित नहीं होता। तो पहला पॉइंट में हमारे पास क्या है, उसमें आकार में
सिर्फ ठोसों का ही आकार निश्चित है, सिर्फ ठोस का, इसका आकार निश्चित नहीं है, इसका आकार निश्चित नहीं है। क्लियर पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लेंगे दृढ़ता, यानी कि कठोरता। दृढ़ता का मतलब मजबूती के हिसाब से लेंगे। मजबूती देखें तो ठोस बहुत मजबूत होते हैं, ठोस बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। द्रव मजबूत नहीं होते, ये तो बह सकते हैं, यदि मान लो पानी को आप नीचे खिंडाएंगे तो पूरे के पूरे प्लास्टर पे फैल जाता है, लेकिन ठोस नहीं फैलते ऐसा। गैसें भी दृढ़ नहीं होती, यानी कि यदि हम ताकत के हिसाब से देखें तो ठोस में ताकत ज़्यादा है, द्रव में कम है और गैस में उससे भी कम है। अब बात करेंगे आयतन की, तो आयतन में भी हमने देखा 3 नंबर पॉइंट है। जैसे आकार और आयतन दोनों एक ही बात है। ठोसों का आयतन निश्चित है, द्रवों का भी आयतन निश्चित है, लेकिन गैस का कोई आयतन नहीं है, गैस का कोई आयतन नहीं। अब वही संपीड़न, संपीड़न देखिए, संपीड़न का मतलब दबाना, संपीड़न का मतलब दबाना, प्रेशर डालना। देखिए ठोस जो है नहीं दबते किसी से, असंपीडनीय होते। जैसे मान लो हमारा आयरन है, लोहा है, उसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, उसके आकार को नहीं घटा सकते ज़्यादातर। द्रव ये बिल्कुल भी नहीं संपीड़ित किए जा सकते। देखिए ठोसों को संपीड़ित नहीं किया जाता। देखिए ठोस क्या है, असंपीडनीय होते हैं। क्या होते हैं, असंपीडनीय। लेकिन ये बहुत कम संपीड़ित की, द्रव बिल्कुल नहीं संपीड़ित किया जा सकते। और गैस अधिक संपीड़नशील हैं, गैस क्या है, बहुत अधिक संपीड़नशील है। कणों के बीच आकर्षण का जो बल का पॉइंट हम लेंगे, ठीक है। आकर्षण बल की जब हम बात करते हैं तो क्या होगा, ठोस के कणों के बीच बहुत अधिक आणविक बल होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, पास पास होते हैं उसके कण। द्रवों के कणों के मध्य ठोसों की अपेक्षा आणविक बल पाया जाता है कम, लेकिन बल, यह बल इनका आयतन स्थिर बनाने के लिए पूर्ण होता है। गैसों के कणों के बीच आंतरिक बल जो है बहुत कम है, अर्थात न के बराबर, 0 के बराबर होता है। प्रत्येक कण स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है और अधिक से अधिक, जैसे देखोगे ना, गैसें जो है पूरे वायुमंडल में फैल जाती हैं, क्योंकि उनके कणों के बीच में बल जो है बिल्कुल न के बराबर होता है। आगे हम बात करेंगे कणों के बीच की गति। ठोसों के कणों की गति कंपन गति होती है, बहुत कम होती है, कंपन गति होती है, मतलब वाइब्रेट करते हैं। द्रवों के कणों की गति कम होती है, परंतु ठोसों से ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन ये एक दूसरे से, इसके कण जो है अलग नहीं होते कभी भी। गैसों के कण तीव्र वेग से अनियमित गति करते हैं। तो ये था हमारे पास ठोस, द्रव और गैस में क्या डिफरेंस है। एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी हाजिर होंगे आपके लिए, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।